बेटा आज का जो आपका टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 18 का दूसरा टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन पढ़ने से पहले ना कल आपने डायोड पीएन जंक्शन यहाँ जिसे हम सेमी कंडक्टर डायोड कहते हैं ये पर है। इसके अंदर पहली बात कि इसका जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो ये है, एक ट्रायंगुलर शेप और साथ उसके एक बार। जो ट्रायंगल है ये पी टाइप को शो करती है और जो बार है ये एन टाइप को शो करती है। और इसके अंदर आपने इसकी फॉर्मेशन कल पढ़ी थी कि पीएन जंक्शन बनता कैसे है, वो डिटेल से कल एक्सप्लेन किया गया था। आज जो चीज़ है वो है इसका इस्तेमाल, कि ये इस्तेमाल कहाँ पे होगा। उसके लिए कल आपने इसकी बाइसिंग समझी थी कि इसकी दो तरीके की बाइसिंग की जाती है। एक फॉरवर्ड बाइसिंग की जाती है। फॉरवर्ड बाइसिंग में हम क्या करते हैं कि पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। और ऐसा करने से क्या होता है कि पीएन जंक्शन में से करंट फ्लो करता है। ये फॉरवर्ड कंडीशन में चला जाता है और इसमें से करंट फ्लो करता है ड्यू टू दी मेजॉरिटी चार्ज के। और अगर हम इसकी रिवर्स बाइसिंग की बात करें तो रिवर्स बाइसिंग इसके अपोजिट है। उसके अंदर पी टाइप को हम कनेक्ट करते हैं नेगेटिव के साथ और एन टाइप को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव के साथ। और ऐसा करने से क्या होता है, डायोड रिवर्स बायस स्टेट के अंदर इसमें से करंट फ्लो नहीं करता। करंट इज इक्वल टू ज़ीरो, नो करंट फ्लो। कल हमने देखा था, हमने कहा था कि एक बहुत थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि उसे हम नेग्लिजिबल तस्वर करते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं। तो आइडियली हम यही मानते हैं कि फॉरवर्ड बायस के अंदर करंट फ्लो करता है और रिवर्स बायस में इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये डायोड एक तरह का स्विच है। जिस तरीके से बेटा स्विच अगर ओपन है तो वो करंट उसमें से फ़्लो नहीं करेगा, और अगर स्विच क्लोज है तो उसमें से करंट फ़्लो करेगा। तो डायोड फॉरवर्ड बायस है तो इसमें से करंट फ़्लो करेगा, और अगर ये रिवर्स बायस है तो इसमें से करंट फ़्लो नहीं करेगा। ये हमारी कल वाली टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है ये वहीं से हमने ये नतीजा निकाला है। इसके बाद एक और चीज़ जो आपने प्रीवियस चैप्टर्स में समझी हुई है, सीखी हुई है, वो ये है कि हमारे पास जो डेली लाइफ के अंदर जो करंट है वो दो तरह का करंट होता है। एक एसी करंट होता है जिसे हम आल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और आल्टरनेटिंग करंट इस तरीके का करंट होता है कि इसकी वैल्यू आल्टरनेट करती है इन पूरे साइकिल के अंदर। कभी इसमें पॉजिटिव साइकिल होता है, कभी नेगेटिव साइकिल होता है। अगर एक साइकिल की बात की जाए तो ये ज़ीरो, जब इसका टाइम पीरियड ज़ीरो होगा तो ये पास स्टार्ट होगा। जब टाइम पीरियड हाफ t/2 गुज़र जाएगा तो t/2 ज़ीरो से t/2 इतने टाइम के लिए पॉजिटिव साइकिल चल रहा होता है, और t/2 से t तक नेक्स्ट हाफ साइकिल जो होता है वो इसका नेगेटिव हाफ साइकिल चल रहा होता है। ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट जो अपनी वैल्यू वेरी करता है, अल्टरनेट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स। इस तरीके से जो दूसरा करंट है दैट इज़ कॉल्ड डीसी करंट या डायरेक्ट करंट। डीसी करंट ऐसा करंट होता है बेटा जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, उसकी डायरेक्शन सेम रहती है। मतलब कि अगर वो पॉजिटिव है तो उसमें सारे के सारे साइकिल पॉजिटिव ही होंगे। और ये डीसी करंट को शो करने के ना दो तरीके हैं। एक तो ये इस तरीके से शो किया जाता है, दूसरा ये है कि इसके लिए स्ट्रेट लाइन भी इस्तेमाल कर ली जाती है, सीधी लाइन। और इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये जो ऊपर वाला डीसी है इसे कहा जाता है पल्सेटिंग डीसी, क्योंकि इसमें पल्सेस बनी हुई हैं। ठीक है, ये कम ज़्यादा हो रहा है। और जो नीचे वाला डीसी है इसे कहा जाता है स्मूथ डीसी, जिसमें कोई पल्सेस नहीं। लेकिन दोनों की सेंस सेम ही है, और वो सेंस क्या है कि इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती, नो चेंज ऑफ डायरेक्शन। लेकिन इसमें क्या होता है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। डायरेक्शन इज चेंज्ड वंस अ साइकिल। एक साइकिल के अंदर ही कम से कम अपनी डायरेक्शन एक दफ़ा चेंज करता है।
अब हमें जो घरों में करंट इस्तेमाल करने के लिए सप्लाई किया जाता है, जो वोल्टेज सप्लाई की जाती है, वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई की जाती है। डीसी वोल्टेज हमें सप्लाई नहीं की जाती। लेकिन हमारे घरों में कुछ अप्लाइंसेस ऐसी हैं, कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो अल्टरनेटिंग पे ऑपरेट नहीं करती, जिन्हें चलने के लिए, अपनी रनिंग के लिए डीसी करंट चाहिए होता है। तो इसके लिए हमें ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है डायरेक्ट करंट के अंदर। तो ऐसी डिवाइस या ऐसा सर्किट जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करेगा, दैट इज़ कॉल्ड रेक्टिफायर। आप ऐसे इसकी जो डेफिनेशन है या ये जो फिनोमिना है, उसकी डेफिनेशन कहती है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा प्रोसेस, ऐसा मैकेनिज़्म जिसके ज़रिए आप अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर दें, उसको हम कहते हैं जी दैट इज़ कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। और ये दो तरीके की रेक्टिफिकेशन की जाती है। एक की जाती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और एक है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो इनको हम दोनों वे रेक्टिफिकेशंस को, हाफ वेव को भी और फुल वेव को भी ब्रीफली अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होगी। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर बेटा था रेक्टिफिकेशन इन विच आउटपुट करंट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग अल्टरनेटिंग हाफ साइकिल। ये ऐसी रेक्टिफिकेशन है जिसके अंदर जब आप इनपुट अप्लाई करते हो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करोगे, मिसाल के तौर पर ये वोल्टेज मैं अप्लाई करता हूँ जिसमें एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, इसी तरीके से चलता जाएगा काम। तो ये एक ऐसी रेक्टिफिकेशन है जिसके अंदर सिर्फ एक साइकिल के आधे हिस्से तक तो रेक्टिफिकेशन होगी और बाकी के आधे हिस्से में रेक्टिफिकेशन नहीं होगी। मतलब ये सिर्फ आधी वेव को रेक्टिफाई करेगा, फुल वेव को रेक्टिफाई नहीं करेगा। तो इसके लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो डायोड ही है। ये नीचे इसकी सर्किट डायग्राम बनी हुई है विद इनपुट एंड आउटपुट। आप सर्किट में देख सकते हैं देयर इज़ अ डायोड, देयर इज़ एन एसी सप्लाई, एक डायोड है, एक एसी सप्लाई है और एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। रेजिस्टेंस इज समथिंग दैट कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डायोड के साथ अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने अप्लाई की हुई है और ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज इस डायोड को किस तरीके की मिली हुई है, इस तरीके की, जो ज़ीरो से स्टार्ट हुई, मैक्सिमम पे गई, वापस ज़ीरो, फिर रिवर्स में, देन उसका साइकिल कंप्लीट। मतलब ज़ीरो से t/2 ये पॉजिटिव साइकिल चल रहा था और t/2 से t तक ये नेगेटिव साइकिल। ये इनपुट हमने यहाँ पे इसे सप्लाई की हुई है। अब यू नो दैट कि जब आप इनपुट सप्लाई ये वाली यहाँ पे डायोड को देंगे तो स्टार्टिंग पे ज़ीरो से t/2 तक जो पहला हाफ साइकिल है, इस हाफ साइकिल में क्या होगा कि डायोड का जो ये पी साइड है, ये वाली ट्रायंगुलर साइड पी, ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगी और जो इसकी बार है वो कनेक्ट हो जाएगी नेगेटिव के साथ। अल्टरनेटिंग करंट पहले इस तरफ पॉजिटिव रखेगा, इस तरफ नेगेटिव रखेगा, ज़ीरो से t/2 पहले हाफ साइकिल। तो ये डायोड बेटा फॉरवर्ड बायस स्टेट में चला जाएगा। फॉरवर्ड बायस स्टेट में जाने का मतलब है कि जो भी इसे इनपुट आप सप्लाई करोगे वो इसमें से पास हो जाए। तो जब इनपुट आपने सप्लाई की ये वाली ज़ीरो से t/2, क्या होगा कि ये जो पहला हाफ साइकिल है, ये हाफ साइकिल यहाँ पे इसमें से गुज़र के दूसरी तरफ आउटपुट पे आ जाएगा, सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे था। क्यों ये यहाँ से गुज़र के इस तरफ क्यों आ गया? क्योंकि आपका डायोड फॉरवर्ड बायस के अंदर था, ये ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव था, नीचे वाला नेगेटिव। तो डायोड ने कंडक्ट करवा दिया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर गई और ये पहला जो साइकिल है इसका ये आधा ऊपर वाली जो पीक है ये इसमें से गुज़र के दूसरी तरफ चलेगी। आउटपुट के ऊपर आपको इस तरीके से एक वेवफॉर्म मिलेगी, आधी वेवफॉर्म मिलेगी। अब जैसे ही ये नीचे वाला साइकिल आएगा, नेगेटिव साइकिल, मतलब अब डायोड कहाँ से कहाँ चला गया है, अल्टरनेटिंग सप्लाई t/2 से t तक। तो जो नेक्स्ट हाफ साइकिल होगा t/2 से t तक, यहाँ पे डायोड फॉरवर्ड बायस था। तो जब जैसे ही ये करंट अपनी डायरेक्शन बदलेगा, डायरेक्शन बदलने का मतलब है कि अब ये वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, ये नेगेटिव हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ऐसा होने से क्या होगा कि ये डायोड जो पहले फॉरवर्ड बायस में था
ये अब रिवर्स बायस्ड में जाएगा। और जब ये रिवर्स बायस्ड में जाएगा तो जो ये साइकिल आया रिवर्स बायस में, आपने पढ़ा हुआ है कि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो पहले हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस था तो वो फ्लो कर गया, लेकिन जो नेगेटिव साइकिल आएगा उसके लिए ये डायोड रिवर्स बायस में जाएगा, और रिवर्स बायस में जाएगा तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो आपके पास जो आउटपुट आएगी उसके ऊपर कोई चीज़ भी आपको शो नहीं होगी, सीधी एक लाइन शो होगी। मतलब कि जो साइकिल का पहला हाफ तो गुजर गया था वो आप वहाँ पे शो हुआ, लेकिन जो नेगेटिव हाफ साइकिल था वो रिवर्स बायस में जाने की वजह से वो पास ही नहीं हुआ। तो जब वो पास नहीं होगा तो आउटपुट के ऊपर आपको एक सीधी डेड लाइन नज़र आएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा। नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, अगेन पॉजिटिव पीक आ जाएगी। जब पॉजिटिव पीक आएगी तो ये डायोड अगेन फॉरवर्ड में चला जाएगा, और जब ये अगेन फॉरवर्ड में जाएगा तो ये दोबारा से कंडक्ट करवा देगा। तो जब ये दोबारा से कंडक्ट करवाएगा तो वो साइकिल अगेन आपको आउटपुट के ऊपर शो हो जाएगा। अब क्लियरली देख के एक चीज़ का अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि जो इनपुट पे हमने चीज़ दी थी वो आल्टरनेटिंग थी, एसी थी, जिसमें पॉजिटिव पीक भी था नेगेटिव भी था। लेकिन जो आउटपुट के ऊपर हमारे पास वेवफॉर्म आई है उसके अंदर जो नेगेटिव वाली पीक है वो स्किप हो गई है, वो नहीं शो हो रही। तो इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ एक डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव वाली। तो बेटा हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये डीसी है। तो ये जो सर्किट आपको शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसके अंदर इस सर्किट ने क्या किया है कि इनपुट के ऊपर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ली है और उसको आउटपुट के ऊपर डायरेक्ट क्वांटिटी के अंदर चेंज कर दिया। तो यही इसकी डेफिनेशन भी कहती है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। लेकिन इसमें एक चीज़ और आप अगर आप गौर करें तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये एक ऐसी रेक्टिफिकेशन हुई है जिसके अंदर एक साइकिल का सिर्फ आधा हिस्सा रेक्टिफाई हुआ है, और वो आधा हिस्सा कौन सा रेक्टिफाई हुआ है, प्लस वाला। नेगेटिव वाला रेक्टिफाई नहीं हुआ, नेगेटिव वाला यहाँ पे शो ही नहीं हो रहा। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये आधे हिस्से को सिर्फ इसने रेक्टिफाई किया। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा रेक्टिफायर हो जो आधे हिस्से की बजाय पूरे हिस्से को रेक्टिफाई करे, ऊपर वाली पीक को भी और नीचे वाली को। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जिसके अंदर हम पूरी वेव को रेक्टिफाई करें। लेकिन उसको पढ़ने से पहले इसकी जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसकी कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। दैट आर, फर्स्ट पॉइंट है बेटा रिपल फ्रीक्वेंसी। जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है हाफ वेव के अंदर, वो रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स के इक्वल होती है। इसका मतलब है कि ये जो डीसी के अंदर ये वाली जो पीक्स आ रही हैं, ये कितनी पीक्स आएंगी जितना आपने सोर्स अप्लाई किया। मतलब अगर आपने 50 हर्ट्ज़ का सोर्स अप्लाई किया हुआ है तो जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होगी रिपल फ्रीक्वेंसी, वो भी 50 हर्ट्ज़ ही होगी। तो पहला स्पेशल पॉइंट तो ये है कि इसकी रिपल फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है, कि जितनी रिपल फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स भी हो। दूसरा जो स्पेशल पॉइंट है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर डायोड सिर्फ आधे साइकिल के लिए कंडक्ट करता है, 1/2 ऑफ द इनपुट साइकिल कंडक्ट करता है, सेकेंड हाफ के लिए कंडक्ट नहीं करता। और ये जो आउटपुट वेवफॉर्म रेक्टिफायर की बनी है, ये जो डीसी बना है, इस डीसी को बेटा हम कहते हैं कि ये पल्सेटिंग डीसी है, ये स्मूथ डीसी नहीं। तो अब आते हैं हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन के ऊपर कि फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होगा। तो फुल वेव रेक्टिफायर का ये सर्किट आप देख सकते हैं। पहली बात कि ये एक ऐसी रेक्टिफिकेशन होगी जिसके अंदर जो इसकी आउटपुट करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन ड्यूरिंग बोथ हाफ साइकिल। ये एक ऐसा सर्किट होगा जिसके अंदर दोनों साइकिल बेटा रेक्टिफाई हो जाएंगे, पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी। अब इसकी जो सर्किट डायग्राम है ये मैं आपके सामने यहाँ पे बना के भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये सर्किट डायग्राम आपने भी बनानी है। इसके लिए हमें एक डायोड की जगह पे 4 डायोड चाहिए होंगे। तो इस तरीके से आप एक ब्रिज बनाएंगे, एक लूप बनाएंगे, और इस लूप के अंदर आप 4 डायोड लगाएंगे, एक इस वाली साइड पे और इसके सामने वाली जो साइड है वहाँ पे जो डायोड लगेगा ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। मतलब इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, जैसे ये बनाएंगे वैसे ही आपने ये बनाना है। और 2 डायोड बेटा, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे।
दो डायोड यहाँ पे। तो मतलब ये जो आमने सामने वाले डायोड हैं इनकी डायरेक्शन सेम होगी। तो एक डायोड यूज, जैसे हाफ वेव के अंदर आपने एक डायोड इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे कितने डायोड इस्तेमाल होंगे? 4 डायोड इस्तेमाल होंगे। तो इन डायोड्स को नाम दे दें, ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4। और ये चारों डायोड मिलके एक लूप बनाएंगे और इस लूप को ब्रिज भी कहा जा सकता है। तो दे मेक अ ब्रिज। तो दैट इज़ वाई कि ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है ना, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं बेटा ब्रिज रेक्टिफायर। ये भी आपने इसका नाम याद रखना है। फुल वेव रेक्टिफायर भी कहा जाता है, ब्रिज रेक्टिफायर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर डायोड मिल के एक ब्रिज बना देते हैं। अब ये जो आपके पास लूप बना है, इस लूप के 4 कोने हैं, 2 ये वाले और 2 ये वाले। तो हम क्या करेंगे कि इसके चारों कोनों में से 4 तारे निकालेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से आमने से। ये जो 2 पॉइंट है यहाँ पे बेटा हम अपनी सप्लाई लगा देंगे। मतलब जो आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो इनपुट देनी है ना, वो आपने इन 2 पॉइंट्स पे देनी है। ठीक है, इन पॉइंट को नाम दे दें ये A और B। और ये जो 2 पॉइंट है यहाँ से आपने कनेक्शन लेना है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। और ये वायर चूँकि ये इसके साथ कनेक्ट नहीं है, तो ये छोटा सा यहाँ पे एक जंप देंगे। ये जंप क्या शो कर रहा है कि ये जो ऊपर वाली वायर है नीचे वाली वायर के साथ कनेक्ट नहीं है। और इन 2 तारों के दरमियान में हम अपनी रेजिस्टेंस लगाएंगे, जहाँ पे आपने यहाँ से इनपुट देनी है और यहाँ से आपने आउटपुट लेनी है। तो ये आपके पास सर्किट इसका जो है ना वो रेडी हो जाएगा। इनपुट इन 2 पॉइंट्स पे दे दी और आउटपुट इन 2 पॉइंट से ले ली विद द रेजिस्टेंस R। तो ये जो सर्किट बना है, इस सर्किट को बेटा कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, या इसको कहा जाता है ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। ये दोनों नाम इसके यूज़ होते हैं। अब ये सर्किट किस तरीके से बिहेव करेगा, वेव को किस तरीके से ये जो है ना रेक्टिफाई करेगा, उसको हमने बेटा यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे वही अगेन डायग्राम आपको नज़र आ रही है जो मैंने अभी आपके सामने बनाई है। इसके ऊपर इनपुट हमने सप्लाई की हुई है और इसके अंदर बेटा आपने फॉलो करना है कलर्स को। तो मैं दोनों साइकिल के लिए डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल करूँगा, आपने उन कलर्स को फॉलो करना है। बुक के ऊपर वैसे उसने डायग्राम 2 दफ़ा बनाई है, तो हम एक दफ़ा बना के ही एक ही सर्किट डायग्राम से दोनों रिज़ल्ट निकालेंगे। तो 4 डायोड आपको नज़र आ रहे हैं, D1, D2, D3, D4। 2 पॉइंट A और B के ऊपर इनपुट अप्लाई की हुई है और जो रेजिस्टेंस है वहाँ से हम आउटपुट अपनी ले रहे हैं। अब इसमें होगा क्या कि जब आपके पास इनपुट आप अप्लाई करोगे, तो जब 0 से T/2, 0 से T/2 सेम वैसे जैसे फुल वेव के हाफ वेव के अंदर किया आपने, 0 से T/2 क्या होगा, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होगा, ये वाला हिस्सा नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव मिलेगा A को और नेगेटिव मिलेगा इस वायर के ज़रिए B को। ऐसा होने से क्या होगा कि ये वाला जो डायोड है D1, ये बेटा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। D2 चूँकि इसका नेगेटिव P टाइप नेगेटिव के साथ जुड़ गई है, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। D3 के अंदर P टाइप N टाइप नेगेटिव से जुड़ी है, तो ये बेटा फॉरवर्ड बायस हो जाएगी। और जो D4 है इसका पॉजिटिव N के साथ जुड़ गया है, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। सिंपली देखने से ये पता चल रहा है कि जो 4 डायोड आपने लगाए थे उनमें से जो D1 और D3 हैं, 0 से T/2 के दरमियान क्या होगा, D1 और D3 ये जो 2 डायोड हैं ये फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। और जो बाकी के 2 डायोड हैं दैट आर D2 एंड D4, ये बेटा रिवर्स बायस में चले गए। तो इससे क्या होगा, इससे बेटा करंट जब निकलेगा यहाँ से, करंट आएगा जब A के पास, तो करंट के पास 2 रास्ते हैं, वो या तो D1 में जाएगा या D4 में। D4 में वो जा नहीं सकता क्योंकि वो रिवर्स बायस है, वो उसे गुजरने नहीं देगा। तो करंट गुजरेगा बेटा आपके पास D1 से, यहाँ पे पहुँचेगा तो अगेन उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो D2 से गुजर जाए या रेजिस्टेंस से। D2 से वो नहीं गुजर सकता क्योंकि वो रिवर्स बायस है, तो वो रेजिस्टेंस में से गुजरेगा।
तो करंट गुजरा रेजिस्टेंस में से, इधर से इस तरफ आया, इस वायर के ज़रिए यहाँ पे आया। तो जब इस पॉइंट पे आएगा, अगेन करंट के पास दो रास्ते हैं, या वो D4 में जाए या D3 में जाए। D4 में वो जा नहीं सकता क्योंकि वो रिवर्स बायस है, तो वो D3 में जाएगा, मतलब करंट इस तरफ और फिर यहाँ B पॉइंट से निकल के वापस बैटरी के अंदर, तो करंट फ्लो करेगी। तो देखने का जो बात देखने वाली इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब ये पॉजिटिव साइकिल आया तो वो पॉजिटिव साइकिल इन दो डायोड की वजह से गुजर के रेजिस्टेंस में से गुजर गया। तो मतलब जो इनपुट पे पॉजिटिव साइकिल था वो तो आगे चला गया, मतलब वो गुजर गया, तो पॉजिटिव साइकिल रेक्टिफाई हो गया। अब आते हैं नेगेटिव साइकिल के ऊपर कि नेगेटिव साइकिल में क्या होगा। नेगेटिव साइकिल के लिए जो मैं अब कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपने इस कलर को फॉलो करना। नेगेटिव साइकिल में बेटा अब ये वाला हिस्सा नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन ए नेगेटिव होगा और बी क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव साइकिल। तो इस सारी स्टोरी को दोबारा से आप अप्लाई करेंगे तो जो डायोड पहले फॉरवर्ड बायस थे अब वो रिवर्स बायस हो जाएंगे, और जो पहले रिवर्स बायस थे वो अब फॉरवर्ड बायस हो गए। मतलब कि ये D1 फॉरवर्ड बायस था तो ये बेटा रिवर्स बायस होगा, ये रिवर्स बायस था तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, ये फॉरवर्ड बायस था तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये रिवर्स बायस था तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि आपके पास जो दूसरा साइकिल आया, नेगेटिव वाला साइकिल जो T/2 से T तक था, उसके अंदर D1 और D3 ये रिवर्स बायस हो गए, और जो D2 और D4 है ये फॉरवर्ड बायस हो गए। तो अगेन करंट की डायरेक्शन को हम फॉलो करेंगे, लेकिन अब चूंकि पॉजिटिव नीचे है, करंट ऊपर से निकलने के बजाय करंट इस तरफ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से अब ये रिवर्स बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है, तो करंट गुजरा इस तरफ, फिर यहाँ से निकला इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर यहाँ पे पहुँचा। ये रिवर्स बायस है तो इधर जा नहीं सकता, इस तरफ और इस तरफ। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जो नेगेटिव साइकिल था वो भी गुजर गया। पॉजिटिव गुजरा D1 और D3 में से, लेकिन जो नेगेटिव साइकिल था वो गुजरा D2 और D4 में से। तो जो नेगेटिव साइकिल था वो भी कंडक्ट हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि जब ये दोनों साइकिल, ये आपने फॉलो करना है ब्राउन कलर को, और ये जो कलर है ब्लू सा इसको फॉलो करना है। ये दोनों कलर्स के दरमियान ये पहला पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। पॉजिटिव साइकिल भी रेजिस्टेंस में से गुजरा, नेगेटिव साइकिल भी रेजिस्टेंस में से गुजरा, मतलब पॉजिटिव पीक भी रेक्टिफाई हो गई, नेगेटिव पीक भी रेक्टिफाई हो गई। और जब ये रेजिस्टेंस में से गुजरा तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। सेम डायरेक्शन का मतलब है कि ये जो नेगेटिव साइकिल नीचे की तरफ था वो भी किस तरफ आ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो हुआ क्या है कि पॉजिटिव साइकिल भी रेक्टिफाई हो गया और नेगेटिव साइकिल भी रेक्टिफाई हो गया। नेगेटिव साइकिल ना सिर्फ रेक्टिफाई हुआ बल्कि उसकी डायरेक्शन भी बदल गई, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में से गुजरते वक्त पॉजिटिव की और नेगेटिव की दोनों की डायरेक्शन सेम थी। तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम उसे ऊपर की तरफ ही बनाएंगे। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट इससे चलते जाएं, जितने भी साइकिल आएंगे वो सारे रेक्टिफाई होंगे और वो सारे के सारे ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो पीक थी आपके पास इनपुट वाली, इसमें पॉजिटिव भी थे नेगेटिव भी थे, लेकिन ये जो आउटपुट पे आई हैं देयर आर पॉजिटिव ओनली, देयर इज़ नो नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, डीसी। तो इस डीसी ने क्या, इस सर्किट ने क्या किया है, ब्रिज रेक्टिफायर ने क्या किया है कि इनपुट के दोनों साइकिल्स को इसने रेक्टिफाई कर दिया। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। अगेन इसका जो डीसी है ये पल्सेटिंग है, और इसके जो स्पेशल पॉइंट हैं वो ये हैं जी कि इसकी जो रिपल फ्रीक्वेंसी होगी वो डबल होगी फ्री सोर्स के, क्योंकि इसने दोनों साइकिल्स को रेक्टिफाई किया है। दूसरा, इसके अंदर दोनों साइकिल रेक्टिफाई होंगे। तीसरा पॉइंट, फुल वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट है वो भी पल्सेटिंग होती है। और ये एक एमसीक्यूज़ है कि अगर आपने पल्सेटिंग को डीसी के अंदर चेंज करना है, पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ डीसी में चेंज करना है, तो बेटा उसके लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है फ़िल्टर सर्किट। ये फ़िल्टर क्या करते हैं, ये पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ डीसी के अंदर चेंज करते हैं।
अगर बेटा आप बुक के ऊपर से देखेंगे तो ये आपको टॉपिक मिल जाएगा पेज नंबर 250 के ऊपर, रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। देन उसकी बेटा दोनों टाइप्स हैं, फुल वेव, हाफ वेव। फिर हाफ वेव को उसने एक्सप्लेन किया है। थोरेटिकल टॉपिक है, मैथमेटिकल नहीं है, इसको आप बुक के ऊपर से पढ़ेंगे। दोनों साइकिल उसने एक्सप्लेन किए हुए हैं, सर्किट बनाया हुआ है, और फिर लास्ट पे इसकी इनपुट और आउटपुट की डायग्राम, फिर स्पेशल पॉइंट। ऐसे ही फुल वेव का भी रेक्टिफिकेशन का उसने लिखा हुआ है, डेफिनेशन है, सामने सर्किट है। सर्किट दो दफ़ा बनाया है, एक दफ़ा उसने पॉजिटिव पीक के लिए, एक दफ़ा मैंने एक ही सर्किट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पीक दोनों शो कर दी। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव क्या होगा, ड्यूरिंग नेगेटिव क्या होगा, देन स्पेशल पॉइंट है, देन ये नीचे एमसीक्यूज है, ये इसकी इनपुट और आउटपुट की वेव फॉर्म। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन का। शॉर्ट में पूछेगा तो रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन पूछ सकता है, फुल वेव की डेफिनेशन पूछ सकता है, हाफ वेव की डेफिनेशन पूछ सकता है। सिंपली ये डेफिनेशन पूछे तो सिर्फ आप उनकी डेफिनेशन बताएं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा तो वो हाफ वेव भी पूछ सकता है, फुल वेव भी, लहदा दोनों जो है ना आपको पूछे जा सकते। तो ये रेक्टिफिकेशन से आगे टॉपिक है दैट इज कॉल्ड स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शंस। ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शन, एक तो पीएन जंक्शन अभी आपने पढ़ा है रिसेंटली, और फिर उसका इस्तेमाल भी आपने देखा है कि वो रेक्टिफिकेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। ये कुछ पीएन जंक्शंस हैं, कुछ डायोड हैं जिन्हें स्पेशली डिफरेंट पर्पस के लिए बनाया जाता है। उनके अंदर 3 नाम है, 3 आपकी बुक के ऊपर डायोड्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। पहला डायोड है, उसका नाम है जी एलईडी। या आजकल आपने सुना भी होगा, कंप्यूटर स्क्रीन्स भी एलईडी आ रही हैं, मोबाइल की स्क्रीन भी एलईडीज़ आ रही हैं। तो एलईडी क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एलईडी कहा जाता है। इसका जो फुल नेम है दैट इज़ कॉल्ड लाइट एमिटिंग डायोड, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम एलईडी कहते हैं। देन बेटा फोटो डायोड है, और देन फोटोवोल्टिक सेल, जिसको हम आम जुबान में सोलर सेल कहते हैं। तो ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एलईडी भी, फोटो डायोड भी, और फोटोवोल्टिक सेल। तो सबसे पहले आता है एलईडी के ऊपर। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इट इज़ अ लाइट एमिटिंग डायोड। और ये जो पहले आपने डायोड पढ़ा है वो या तो सिलिकॉन के बनते थे या जर्मेनियम के, लेकिन ये जो डायोड हैं ये स्पेशल सेमीकंडक्टर के बनते हैं, जिनमें 2 नाम आपकी बुक पे लिखे हुए हैं, एक गैलियम आर्सेनाइड और एक गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। अब इनके अंदर होता क्या है, होता है सारा कुछ वही है। एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है। पी में होल होते हैं, एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दरमियान में जंक्शन होता है, पोटेंशियल बैरियर होता है। पी में मेजॉरिटी में होल होते हैं, माइनॉरिटी के अंदर थोड़े से इलेक्ट्रॉन होंगे। एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी में, और माइनॉरिटी में थोड़े से होल्स होंगे। अब इस डायोड को क्या किया जाता है, इसको बेटा हमेशा फॉरवर्ड बाइस किया जाता है, ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस किया जाता है। मतलब पी को पॉजिटिव के साथ और एन को क्या करेंगे आप, नेगेटिव के साथ। अब इसमें क्या होता है कि जब आप इसे फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो ये एन टाइप के इलेक्ट्रॉन जाएंगे पी टाइप के होल के साथ जाके रिकम्बाइन होंगे, डिफ्यूज़ होंगे। और जब ये एन के इलेक्ट्रॉन पी के होल्स के साथ जाके डिफ्यूज़ होते हैं तो उसके नतीजे में इसके अंदर से, इस डायोड के अंदर से एनर्जी इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो सिंपली यही लाइट इमिटिंग डायोड की एक्सप्लेनेशन है कि इसको हमेशा फॉरवर्ड बाइस करेंगे। बनते कैसे हैं, गैलियम आर्सेनाइड से या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से। जब इसको आप फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो ये लाइट इमिट करेंगे। इसका जो सिंबल है वही डायोड का सिंबल जो आप बनाते हैं वैसे ही आप इसका सिंबल बनाएंगे, लेकिन इसके ऊपर 2 एरो जो है ना वो बाहर की तरफ आप शो कर देंगे, विच रिप्रेजेंट के इसमें से लाइट इमिट हो रही। अब ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ये एज अ लाइट सोर्स इस्तेमाल होता है। डिफरेंट जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनके अंदर एक 7 सेगमेंट अरे इस्तेमाल होता है। 7 एलईडीज़ हैं जो इस तरीके से बेटा जुड़ी होती है। एक एलईडी ऐसे होगी, एक ऐसे, 3 हो गई, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं। ऐसे आपको 7 एलईडीज़ जो है ना वो, ये अक्सर कैलकुलेटर जो आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उसकी स्क्रीन को दबाएं ना थोड़ा सा तो आपको ऐसे 8 लिखा हुआ नज़र आएगा। ये जो 8 लिखा हुआ नज़र आता है आपको, ये बेसिकली 7 एलईडीज़ होती हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये एलईडीज़ इस्तेमाल होती हैं डिजिट्स को लिखने के लिए। मतलब अगर आपने 1 लिखना है तो ये वाली जो 5 एलईडीज़ हैं ये ऑफ हो जाएंगी, तो ये वाली 2 ऑन रहेंगी, तो ये 1 लिखा जाएगा।
अगर आपने 2 लिखना है तो ये वाली और ये वाली ऑफ हो जाएंगी, तो आपके पास ऐसे 2 लिखा जाएगा। अगर आपने 3 लिखना है तो ये वाली और ये वाली ऑफ हो जाएगी, तो ऐसे आपके पास 3 लिखा जाएगा। इसको बेटा कहते हैं 7 सेगमेंट अरे। 7 सेगमेंट अरे, ठीक है। तो ये एक इसका इस्तेमाल है। डिजिट्स लिखने के लिए एलईडीज़ इस्तेमाल की जाती हैं एज अ लाइट सोर्स। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो एमसीक्यूज भी है कि एलईडी इज़ ऑलवेज यूज्ड इन फॉरवर्ड बाइस्ड स्टेट। तो ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन था आपके पास एलईडी का। देन शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज़ कॉल्ड फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है बेटा? फोटो कहते हैं लाइट को। ये एक ऐसा स्पेशल नॉर्मल पीएन जंक्शन है, लेकिन ये इस्तेमाल होता है यूज़ फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट। लाइट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फोटो डायोड में और एलईडी में क्या फ़र्क है? एलईडी हमेशा फॉरवर्ड बायस में चलती है, फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बायस में चलता है। मतलब इसका जो पी साइड है उसे आपने नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देना है, और इसका जो एन साइड है इसे आपने पॉजिटिव के साथ। अब इस पे क्या होगा कि जब इसके ऊपर आके बेटा लाइट फॉल करती है, आपको पता है रिवर्स बायस में करंट नहीं गुजरता। यहाँ पे कोई चीज़ लगी हुई है, रेजिस्टेंस लगी हुई है, हम फ़र्ज़ कर लें आप कोई बेल लगी हुई है या कोई घंटी लगी हुई है, तो जब तक इस पे लाइट नहीं गिरी थी, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हुआ था, तो यहाँ पे वो जो बेल थी, वो जो इंडिकेटर था, वो नहीं चला। लेकिन जैसे ही बेटा इसके ऊपर आगे लाइट फॉल करेगी, लाइट गिरेगी, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है वो फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर के फॉर्म होने से इसके अंदर जो हैवी करंट फ्लो करता है, जो कि पहले नहीं गुजरा था, तो वो जब करंट फ्लो करेगा इस रेजिस्टेंस में से, तो वो इंडिकेटर आपको बता देगा कि इसके ऊपर लाइट फॉल की। तो ये एक ऐसा डायोड है जिसने लाइट को डिटेक्ट, ये सिर्फ तब चलेगा जब इसके ऊपर लाइट आके गिरेगी, क्योंकि ये रिवर्स बायस में लगा हुआ है। और ये कितना करंट पैदा करेगा वो डिपेंड करेगा लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। मतलब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा करंट। और इसकी जो अच्छी बात है, जो इसकी इम्पोर्टेंट बात है, ये ऑन ऑफ हो जाता है इन नैनो सेकेंड। ये नैनो सेकेंड के अंदर ऑन और ऑफ हो जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ फास्टेस्ट फोटो डिटेक्शन डिवाइस। अब ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ये इस्तेमाल होता है, पहली बात जैसा कि इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ है डिटेक्शन ऑफ लाइट, लाइट को जो है डिटेक्ट करने के लिए। फिर ऑटोमेटिक स्विचिंग में इस्तेमाल होता है, फिर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है, और लॉजिक गेट्स के अंदर इस्तेमाल होता है। एंड दैट इज़ योर सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, फोटो डायोड। और थर्ड वन है दैट इज़ कॉल्ड फोटोवोल्टिक सेल, जिसे हम सोलर सेल भी कहते हैं। अब सोलर सेल क्या होता है ये भी पीएन जंक्शन ही है, लेकिन ये एक स्पेशल पीएन जंक्शन ऐसा होता है कि इसमें पीएन टाइप अंदर रीजन होता है, और उसके साथ पी टाइप की उसके ऊपर लेयर चढ़ी होती है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, नो बाइसिंग इज़ रिक्वायर्ड। फोटोवोल्टिक सेल के अंदर कोई बाइसिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि आपने एलईडी में पढ़ा है कि उसमें फॉरवर्ड करते हैं, फोटो डायोड में रिवर्स करते हैं। मतलब वहाँ पे भी बैटरी चाहिए, एलईडी में भी, फोटो डायोड में भी बैटरी चाहिए, लेकिन सोलर सेल के अंदर, फोटोवोल्टिक सेल के अंदर आपको बैटरी नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर पुत्र जब आके लाइट पड़ेगी पी टाइप रीजन के ऊपर, तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा होंगे। वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जब प्रोड्यूस होते हैं, तो उससे क्या होता है, जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर है पी टाइप में और एन टाइप में, वो इंक्रीज़ होना शुरू होता है। और जब चार्ज कैरियर इंक्रीज़ होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बैरियर की उन्हें जो है ना, अगर एन के अंदर होल्स पैदा होंगे तो उन्हें पी में फेंक देगी, और अगर पी में इलेक्ट्रॉन्स पैदा होंगे तो उन्हें एन टाइप में फेंक। उससे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। और ये कितना करंट फ्लो करेगा, जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो आप ये देख सकते हैं कि इस फोटोवोल्टिक सेल ने क्या किया कि इसके ऊपर लाइट आके गिरी और उसने उसका करंट बना दिया। तो सोलर सेल यही करते हैं, उनके ऊपर धूप आके पड़ती है, वो लाइट उसके जो है ना करंट में चेंज कर देते हैं। तो दिस इज़ अ थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, फोटोवोल्टिक सेल। और अगर आप बुक के ऊपर देखेंगे तो यू कैन गेट दी स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन हेडिंग है, 3 नाम लिखे हुए हैं। लाइट एमिटिंग डायोड, इसकी एक्सप्लेनेशन विद यूजेस। देन फोटो डायोड, इसकी एक्सप्लेनेशन विद यूजेस। देन फोटोवोल्टिक साइड एक्सप्लेनेशन, और नीचे उसका स्पेशल पॉइंट कि इसके अंदर कोई बाइसिंग आपको चाहिए ही नहीं है। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक था, जिसके अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन है, रेक्टिफिकेशन विद इट्स 2 टाइप, हाफ वेव, फुल वेव, और आपके पास
3 शार्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ फोटो डायोड, एलईडी एंड फोटोवोल्टिक सेल। इनके आपने अपनी बुक्स के ऊपर भी निशान लगा लेने हैं। जो पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताए हैं, वो भी आपने लगा लेने हैं। और इसके नीचे ना फोटोवोल्टिक सेल के नीचे एक एमसीक्यूज़ का जो है ना डिब्बा दिया हुआ है, जो पिछले 2 टॉपिक्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। इसको आपने खुद पढ़ना है और इसके अंदर आपको मोस्टली एमसीक्यू समझ आ जाएंगे। अगर कोई समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी। और इसके साथ एक्सरसाइज के ना 5 शार्ट क्वेश्चन कल आपने किए थे जो पिछले टॉपिक के रिलेटेड थे, और जो 2 शार्ट क्वेश्चन 18.6 और 18.7 आज वाले टॉपिक के साथ है, जिनमें से पहला 18.6 है, वो कह रहा है वाई ऑर्डिनरी सिलिकॉन डू नॉट एमिट लाइट। कह रहा है एलईडी में से तो लाइट निकलती है, लेकिन जो ऑर्डिनरी सिलिकॉन होते हैं उनमें से लाइट क्यों नहीं निकलती। तो इसका एक आंसर तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एनर्जी बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन इज़ नॉट हाई इनफ टू प्रोड्यूस विजिबल। कि जो सिलिकॉन के अंदर एनर्जी बैंड गैप है वो इतना हाई नहीं होता कि वो लाइट एमिट कर सके। जब फोटॉन्स उसके अंदर एमिट होते हैं तो सिलिकॉन डायोड की वेवलेंथ बड़ी कम होती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन विद आंसर आपने यहाँ से कर लेना है। इसका एक सिंपलेस्ट आंसर भी है, वो जब फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं आपको लिखवाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आपने यही इसका आंसर जो है ना यहाँ से याद कर लेना है। और दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन है 18.7, दैट इज़ वाई फोटो डायोड ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। अभी आपने ये पढ़ा हुआ है कि फोटो डायोड रिवर्स बायस में क्यों चलता है। तो ये एक्सरसाइज के 2 शार्ट क्वेश्चन 8.6 एंड 8.7 भी आज के आपके टॉपिक का हिस्सा है। तो जो समरी है आज की, दैट इज़ एक टॉपिक आपका रेक्टिफिकेशन लॉन्ग क्वेश्चन है, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का। देन 3 शार्ट क्वेश्चन है, एक एलईडी, देन फोटो डायोड और देन सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल। और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18.6 एंड 18.7। तो ये आज का आपका टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफिज़।